मेरे मामा का बेटा दुबई से आया था। परिवार की सब लड़कियों को छोड़कर उसने मुझसे शादी की और मुझे दुबई ले आया। मैं बहुत खुश थी। रोजाना घर वालों को फोन करती। हर कोई मेरी किस्मत पर नाज कर रहा था। एक दिन पति घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर सोती रही। फिर एक होटल पर जॉब करने लगी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया। बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में वही लिफाफा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जब मालिक ने मेरी शादी वसीम से हुई, वह मेरे मामा का बेटा था। मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। खासतौर पर जब वह मुझे दुबई लाया तो जब तय हुआ था कि वह शादी के बाद मुझे दुबई ले जाएगा और शादी के बाद उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। मेरा पासपोर्ट, कागजात वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था और फिर वह दिन भी आ गया जब हम अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर हवाई जहाज में बैठकर अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। खूबसूरत घर, प्यार करने वाला पति और एक सुकून की जिंदगी, मगर मुझे नहीं मालूम था यह सपना इतनी जल्दी भयानक हकीकत में बदल जाएगी। दुबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से बीते थे। वसीम मुझे रोज घुमाने ले जाते। मैं रोज घर वालों को फोन करती। सब मेरी किस्मत पर नाज करते। एक दिन वसीम काम से लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। वह बहुत गुस्से में बिना वजह मुझे गालियां देने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो एक थप्पड़ मारकर मुझे चुप करवा दिया। बस उस दिन से उनका व्यवहार बदल गया था। वह मुझ पर शक करने लगे थे। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। वे रोज मेरा फोन चेक करते, सब मैसेज पढ़ते। फिर एक दिन उन्होंने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ था, जैसे किसी ने मेरे पैर काट दिए हो। मेरी खुशियों से भरी जिंदगी कैद खाने में बदल गई थी। वसीम ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया और अगर कभी बाहर जाना भी होता तो मेरे साथ होता था। वो मुझे किसी से बात भी ना करने देता। घर में ही अकेली रहती। उसने मुझे किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं दी और न किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने दी। मेरे माँ बाप से भी मेरी बातचीत बिल्कुल कम हो गई थी। उसने मुझे हर तरह से बिल्कुल अकेला कर दिया था। मारपीट भी धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले हल्के फुल्के थप्पड़ों में शुरू हुई। लात घुसे सब कुछ शुरू कर दिया। यह रोजाना का काम बन गया था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरी रूह जख्मी हो रही थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं जिंदा रहूंगी। मैं इस जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। हर जख्म, हर आंसू मुझे और ज्यादा मजबूत बना रहा था। मैं शीशे में जब भी खुद को देखती, शकीरा तुम हार नहीं मानोगी, तुम जिंदा रहोगी। हर रात में छुप छुप कर रोती, अपने बीते हुए खूबसूरत दिनों को याद करती जब मैं आजाद थी, अपने फैसले खुद करती थी। अब मेरी जिंदगी का हर पल वसीम के रहमो करम पर था। एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरफ फड़फड़ा रही थी, मगर उड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। किसी से अपनी हालत नहीं बता सकती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। यह धमकी मेरे लिए सबसे बड़ा डर था। मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए चुप थी। मैंने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर हमेशा नाकाम रही। वह इतना होशियार था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था और अगर कभी बाहर निकल भी जाती तो वह मुझे ढूंढ लेता और फिर मेरा बहुत बुरा हाल कर देता। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म, मेरा दिमाग दोनों थक चुके हैं। मेरी रूह में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। वह चिंगारी उम्मीद की थी, आजादी की थी और एक अच्छी जिंदगी की थी। मैंने अपने आप से वादा किया, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। मैंने अपने अंदर की उस आवाज को सुनना शुरू किया जो मुझे हौसला देती थी, जो मुझे बताती थी मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उस बीच मैंने अपने आसपास के माहौल को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि लोग कैसे आजाद जिंदगी बिता रहे हैं, कैसे अपने फैसले खुद करते हैं। यह सब देखकर मेरे अंदर की तड़प और भी बढ़ जाती। मैंने अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत करना शुरू किया।
मैं छुप छुप कर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती। टीवी देखकर, किताबें पढ़कर मुझे मालूम था, अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है और आज़ाद होना है तो मुझे इस मुल्क के तौर तरीकों को समझना होगा। मैंने अपने आप को तैयार किया, जब भी मौका मिलेगा मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगी। यह कैदखाना सिर्फ मेरे जिस्म के लिए था, मेरी रूह अभी भी आज़ाद थी। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल कर लूंगी। यह एक मुश्किल सफ़र था, मगर मैं तैयार थी। गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की आग और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने आप को इस समस्या के लिए तैयार किया। मैं एक फाइटर हूँ, मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। यह सिर्फ शरीर की कैद नहीं थी, यह मेरी रूह को कैद करने की कोशिश की जा रही थी, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मैंने अपने आप को उम्मीद दिलाई थी, लेकिन मैं इस कैद से आज़ाद होकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। वसीम की धमकियां मेरे कानों में चुभती रहती थी, मगर मैंने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली थी, जो फालतू की बातों को मुझ तक पहुंचने नहीं देती थी। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया था, जहां सिर्फ उम्मीद थी। हर सुबह जब मैं उठती थी तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती, एक ऐसी चमक जो मुझे बताती थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपने आप को यकीन दिलाती कि यह कुछ समय के लिए है। एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में जरूर आऊंगी। मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनती, जो मुझे हिम्मत देती, जो मुझे याद दिलाती कि बहुत कुछ सह रही हूँ और मैं इससे भी निकल जाऊंगी। मैं अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करती जो पहले कभी नहीं थी। यह ताकत मेरी जंग थी और मैं उसे हर हाल में जीतना चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उनकी मोहब्बत, उनकी उम्मीद मुझे जिंदा रहने की वजह देती। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी, उनके लिए एक मिसाल बनूंगी, उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मुझे भरोसा था और मैं उस पर कायम थी। एक दिन वसीम ने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने मुझे कोई खास वजह नहीं बताई। मैंने उसके बारे में जानकारी निकाला तो पता चला वसीम की बुआ की लड़की फरीदा थी। कुछ दिन पहले दुबई में ही उसके पति का देहांत हो गया था और वे लोग काफी पैसे वाले थे। वसीम ने फरीदा से शादी कर ली थी और वसीम मेरे अंदर कमियां ढूंढ रहा था। उस दिन बस एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि तुम आज़ाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, आज़ाद हूँ। मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊंगी, अब जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो गया हो। मैंने उससे कहा और उससे बहुत विनती की, रोई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझे घर से निकाल दिया, बगैर किसी चीज के। सिर्फ मेरे तन पर जो कपड़े थे वही मेरे साथ थे। मैं सड़क पर आ गई, ना कोई मेरे आगे था ना पीछे था। सर्दी बहुत तेज थी, मेरे जिस्म को ठंडा कर रही थी। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का यह पहलू भी हो सकता था। एक अजनबी देश में बिल्कुल अकेली उस रात में एक पार्क के बेंच पर बैठी रही। सर्दी इतनी थी कि मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने अपने आप को अपने दुपट्टे में छुपा लिया, मगर ठंड अंदर तक उतर रहा था। भूख का एहसास इतना तेज था कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? मैंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, मगर मुझे अपनी किस्मत पर कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तन्हाई ने मुझे देख रखा था। मैंने कभी इतनी तन्हाई महसूस नहीं की थी। मैंने अपने बीते हुए दिनों को याद किया जब मैं अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित थी। अपने माँ बाप के साए में वह दिन कितने हसीन थे और आज मैं कहाँ थी। कई दिन मैं सड़कों पर भटकती रही। मैं कचरे के ढेर से खाना ढूंढकर खाया, पार्क में सोई। हर बीते दिन के साथ मेरी हालत बदलती चली गई। मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे, पर मेरी आंखों में एक चमक थी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, जैसे मैं कोई बीमार हूँ। मैंने कई बार आत्महत्या की सोची, मगर फिर मेरे अंदर की एक चिंगारी भड़कती। वह चिंगारी मुझे जीने पर मजबूर करती। वह मुझे याद दिलाती थी,
मैंने तो इतनी मुश्किल का सामना किया, मैंने तो इतनी परेशानी सही, तो क्या मैं अब हार मान लूंगी? मैं नहीं हार मानूंगी। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा हासिल करनी है। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी, सर्दी और भूख से बेहाल हो रही थी। बूढ़ी औरत मेरे पास से जाने लगी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में तरस था। वो मेरे पास आई और मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। मैंने जल्दी खाना खा लिया। उसने मुझसे मेरी हालत पूछी और मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखकर फिर उसने मुझे एक जगह और पता दिया। वहां तुम्हें रहने को मिल जाएगा, खाना मिलेगा और शायद तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकोगी। उसके शब्द मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। उसके बताए गए पते पर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, मगर मेरे कदमों में एक नई जान आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद यह खुदा की तरफ से एक इशारा है, एक मौका है। जब मैं वहां पहुंची तब वह एक सादा सा सहारा घर था, मगर मेरे लिए वह किसी महल से कम नहीं था। अंदर दाखिल होते ही मुझे गर्मी महसूस हुई। फिर मुझे खाने को मिला। मैंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। वहां कई औरतें भी थीं जिनकी कहानियां मुझसे मिलती जुलती थीं। उन्होंने मेरा वेलकम किया था और मुझे एक बिस्तर दिया गया। उस रात में बड़ी सुकून से सोई। कई महीने बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। गांव में रहकर भी मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहां मुझे न सिर्फ जिस्मानी आराम बल्कि दिमागी सुकून भी हासिल हुआ था। मैंने वहां की काउंसलर से बात की। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूं। उन्होंने मुझे कानूनी मदद के बारे में बताया, मगर मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला कदम अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने वहां की दूसरी औरतों से भी बहुत कुछ सीखा। सब अपनी अपनी जंग लड़ रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक भरोसा था। मैंने महसूस किया कि मैं भी उनमें से एक हूं और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यह सहारा घर मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने अपने आप से कहा, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने जख्मों को भरने का फैसला किया और एक मजबूत सकीरा बनने का इरादा किया। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद होती। मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैं अब कमजोर नहीं हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हूं। उस सहारा घर में मैंने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान हूं और मुझे जीने का हक है। मुझे वहां की औरतों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी हिम्मत, उनका भरोसा मेरे लिए एक मिसाल बन गया। मैंने सहारा घर के लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, जिनमें खुद पर भरोसा जिंदगी के लेक्चर का सामना करने के बारे में सिखाया गया था। इन किताबों ने मुझे दिमागी तौर पर मजबूत किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो मेरी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कामयाबी हासिल की। वहां के काउंसलर ने